गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 13 पढ़ेंगे, भारत कोकिला एक और पहलू। इस पाठ में बच्चों सरोजनी नायडू के बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक कवयित्री होने के बावजूद भी राजनीति में उन्होंने कैसे अपना प्रदर्शन किया, किस तरह से अपना कार्य किया, किस तरह की वो महिला थी, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो मैं इसकी रीडिंग करूँगी, आप भी पाठ निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए और समझिए। तो मैं शुरू करती हूँ पाठ पढ़ना। कविता और राजनीति के रास्ते अलग अलग हैं। राजनेता जिंदगी की सच्चाई को दिमाग की आंखों से देखता है, एक कवि उसी सच्चाई को भावुकता के रंग में रंग देता है। तो पाठ में कहा गया है कि कविता और राजनीति के रास्ते अलग अलग होते हैं। ये सही बात है कि कवि जो होते हैं उनका जीवन अलग होता है और राजनेता होते हैं उनका जीवन अलग होता है। वो अलग कैसे होता है? वो अलग ऐसे होता है कि जो राजनेता होते हैं वो अपने जीवन की सच्चाई को दिमाग की आंखों से देखते हैं, और जो कवि होते हैं वो अपने जीवन की सच्चाई को भावुकता के नज़रिए से देखते हैं। एक कवि उसी सच्चाई को भावुकता के रंग में रंग देता है, तभी तो कवियों की दुनिया निराली है। भावुक हृदय के कवि शब्दों के माधुर्य में खोए रहते हैं। जो भावुक हृदय के कवि होते हैं वो शब्दों के माधुर्य में खोए रहते हैं। भावुकता की इस स्थिति से कोई निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वास्तविकता से जूझना हर किसी के वश की बात नहीं है। ये सही बात है, पाठ में बताई गई है कि वास्तविकता से जूझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सच को स्वीकार नहीं कर पाते, और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सच को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, वास्तविकता को अपना लेते हैं, और बहुत से लोग वास्तविकता को नहीं अपना पाते हैं। तो वास्तविकता से जूझना, वास्तविकता को मान लेना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। पर कोई अपवाद अगर कविता में छिपे सपनों को साकार करने की ठान ही ले तो वह लोगों की आंखों का तारा बन जाता है। अपवाद का मतलब यहाँ व्यक्ति से लिया गया है, किसी सामान्य व्यक्ति से, कि अगर कोई व्यक्ति किसी सपने को साकार करने की ठान ले तो वह लोगों की आंखों का तारा बन जाता है। इसी तरह अगर हम भी सोच लें कि हमें हमारे सपनों को साकार करके दिखाना है तो हमें लोग पसंद करने लगेंगे और हम भी लोगों की आंखों का तारा बन जाएंगे। भारत कोकिला सरोजनी नायडू ऐसी ही कवयित्री थी जो राजनीति में कूद पड़ी। अब सरोजनी नायडू क्या थी? वो कवयित्री थी, पर वो राजनीति में चली गई कार्य करने के लिए, राजनीति करने के लिए। वे सिर्फ सपने ही नहीं देखती थी, उन सपनों को साकार करने की स्पष्ट परिकल्पना भी उनके पास थी। वो केवल सपने ही नहीं देखती थी, वो उन सपनों को सच करने के लिए दृढ़ निश्चय करती थी कि मैंने अगर ये सपना देखा है, मुझे ये कार्य करना है, तो इसमें मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए। इसके लिए मैं कठिन परिश्रम करूँगी। इस प्रकार की वो एक महिला थी, इस तरह की वो महिला थी। दृढ़ निश्चय करके वो हर कार्य को बहुत सफलतापूर्वक कर लेती थी। उन सपनों को साकार करने की स्पष्ट परिकल्पना भी उनके पास थी। यह कठिन काम था। अब राजनीति में एक महिला का काम करना बहुत आसान नहीं होता है, यह बहुत कठिन काम होता है, और उसके लिए सम्मिलित प्रयास की भी ज़रूरत होती है। तो उन्होंने क्या करा? इस कठिन काम को कर दिखाया। उनका उत्साह तीव्र हो गया और वे मन प्राण से राजनीति में कूद पड़ी। उनका उत्साह क्या हो गया? बहुत अधिक तीव्र हो गया और वो पूरे मन से राजनीति में कूद पड़ी, अर्थात राजनीति में कार्य करने के लिए चली गई। उनके उत्साह और कर्मठता के फलस्वरूप 1942 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। उनके कार्य को देखते हुए 1942 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। उनके भाषणों से छलकता काव्य रस श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक तो वो कवयित्री थी, और जब भी वो भाषण देती थी स्टेज पे खड़ी होकर के, तो जो श्रोता होते थे, सुनने वाले जो व्यक्ति होते थे, वो उनके भाषणों से क्या हो जाते थे? मंत्रमुग्ध हो जाते थे, मतलब खो जाते थे वो उनके भाषणों को सुन करके। उनके शब्दों में छिपा व्यंग विनोद लोगों को सहज ही अपनी ओर खींच लेता था। उनकी दिल लगी से शायद ही कोई अछूता बचा हो। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वे गांधी जी को दिल लगी से मिक्की माउस पुकारती थी। वो एक जिंदा दिल महिला थी, खुश मिजाज महिला थी, हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहती थी और अपने भाषण में, अपनी बातचीत में हमेशा लोगों के प्रति हंसी मजाक
उनकी दिल लगी से शायद ही कोई अछूता बचा हो, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वे गांधी जी को दिल लगी में मिक्की माउस पुकारती थी। दिल लगी मतलब हंसी मजाक में, वो मजाक ही मजाक में गांधी जी को मिक्की माउस पुकारती थी। अपने इसी विनोदी स्वभाव के कारण वे अपनी मित्र मंडली की विदूषक कही जाने लगी थी। सरोजनी की यह विनोद प्रियता और हंसी दिल लगी तो जैसे उनके दृढ़ निश्चय स्वभाव के आवरण मात्र थे। वे जो ठान लेती थी उसे पूरा करके ही छोड़ती थी। सरोजनी नायडू क्या थी, जो कार्य सोच लेती थी ना कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो उसको करके ही छोड़ती थी। उस काम को वो अधूरा नहीं छोड़ती थी। अधूरा काम करना उनका स्वभाव नहीं था। वे स्वयं काम से घबराती नहीं थी, इसलिए किसी से न सुनने की आदि भी नहीं थी। जिंदगी उनकी सहेली थी। जिंदगी क्या थी, उनकी सहेली थी। वह जिस रूप में सामने आए उन्हें अच्छी लगती थी। यही कारण था कि जेल में रहते हुए भी वे कभी दुखी नहीं रहीं और गवर्नर की अट्टालिका के रास रंग में डूबी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो वे हास्य की फुलझड़ियाँ छोड़ने से बाज नहीं आई। सोच लो, आप लोग एक जंगली पक्षी के पिंजरे में बंद कर रहे हो। सचमुच वे एक आज़ाद पंछी की तरह थी। वे एक आज़ाद जो पंछी होता है ना, जिसको हम कैद नहीं कर सकते किसी भी पिंजरे में, उस प्रकार की वो महिला थी। पर गांधी जी के गुणों और व्यक्तित्व से कुछ ऐसी अभिभूत थी कि उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाती थी। गांधी जी के सामने वो क्या थी, इतनी खुश मिजाज महिला थी। गांधी जी के सामने जाते ही वो भीगी बिल्ली बन जाती थी। 1913 की बात है। सरोजनी लंदन में थी। स्वाभाविक था कि मित्रों से मिलती जुलती थी। ऐसा हुआ कि सब चाय के लिए इकट्ठे हुए। सरोजनी लंदन में हो रही घटनाएं जानने के लिए उतावली थी। पहुंचते ही बोली, भाई। अब इसके आगे का पार्ट बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक इस पार्ट को आप खुद सेल्फ रीड करें। इसके पीछे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।